नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कहते हैं कि प्रतिभाएं उस नदी या उस झरने की तरह होती हैं जो अपना रास्ता स्वयं तय करती हैं, अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं और एक दिन दरिया में मिल जाती हैं और अपने स्वरूप को बड़ा कर लेती हैं। प्रतिभाओं को तराशने के लिए बस उन्हें एक मौका देने की ज़रूरत होती है, एक मंच देने की ज़रूरत होती है और अगर उनको ये मौके मिलते रहें तो फिर वे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। तो हम पेप्टेक टाइम के माध्यम से ऐसी ही प्रतिभाओं को लगातार सामने लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। आज हम आपका तारुफ करवा रहे हैं एक ऐसे ही छतरपुर शहर की प्रतिभा से जिसने बड़े बड़े मंचों पर अपनी गायकी के जलवे बिखेरे हैं, बड़े बड़े लोगों के सामने अपनी गायकी का जादू बिखेरा है और उनसे सम्मान और आशीर्वाद भी पाया है। हम बात कर रहे हैं अंशिका राजौतिया की, जो कि हाल ही में मुंबई में अपना बेहतर परफॉर्मेंस देकर आई हैं और वहां से जूरी अवार्ड भी लेकर आई हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, कुछ उनकी गायकी भी सुनेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस सफ़र की शुरुआत कहां से हुई। अंशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सफ़र की शुरुआत की बात करते हैं, तो दर्शकों को सबसे पहले ये ज़रूर बताएं कि सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई, खुद के दिमाग में आई या फिर पेरेंट्स का एक फोर्स था कि वो आपको एक दिशा देना चाहते थे? जी, सबसे जब मैं 4 साल की थी तब पापा किशोरदा के गाने गाते थे कैरोके पे, तो मैं सुनती थी पापा को। वीडियो थोड़े बहुत रिकॉर्ड होते थे, तो वैसे ही थोड़ा-सा शौक हुआ गाने का। तो एक दिन मैंने खुद माइक पे गाना स्टार्ट किया, पापा ने नोटिस किया। फिर हमने ऐसे ही गाने गाए बहुत सारे, मुझे बहुत पसंद था गाना गाना। फिर उसके बाद धीरे-धीरे पापा को लगा कि हाँ, कुछ है, मतलब सुरताल है, कुछ ना कुछ गुंजाइश है। हाँ। फिर उसको आगे कंटिन्यू किया हमने। बाकी सबका सपोर्ट था, मम्मी का था, दादाजी का था और पापा का भी। तो शुरुआत कैसे हुई? सीखने कहीं जाती थी या घर पे ट्यूशन लेकर शुरुआत हुई? सबसे पहले तो हारमोनियम दादू की थी, दादू ने रिटायरमेंट के टाइम पे ली थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बजाना स्टार्ट किया, तो फिर दादू ने मुझे मतलब दे दी एक टाइप से। उसके बाद सीखते थे, पहले सतना में रहते थे तो वहीं पे क्लासेस थी आसपास, वहीं पे सीखते थे। ठीक। तो फिर इसके बाद किस तरीके से जैसे शुरुआत हुई? एक बचपने में एक शौक़ होता है, हर चीज़ का शौक़ होता है, लेकिन ये शौक़ जो है जाकर अब इस एक पैशन बन गया है, यही कहना चाहिए। तो ये पैशन किस हद तक जा पहुंचा है आज के समय में? काफ़ी हद तक है, क्योंकि अभी जैसे खजाना का, तो मैं वहाँ पे बहुत सारे मतलब सेलिब्रिटीज से मिलके आई, अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका मिला। कहाँ की बात कर रही हैं आप? मुंबई। क्या तो प्रोग्राम था? गज़ल्स का प्रोग्राम था, खजाना द फेस्टिवल ऑफ गज़ल्स। तो वहाँ पे मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी गज़ल की, मतलब उस स्टेज पे जिस पर हरिहरन साहब ने बैठ के गाया था, तो काफ़ी बड़ी बात थी। बिल्कुल जी। गज़ल के बड़े नाम हैं हरिहरन साहब। तो ये मुंबई तो हाल ही की बात हो गई, लेकिन इसके पहले के सफ़र के बारे में हम ज़रूर जानेंगे। एक जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक प्रतिभा को एक मौका चाहिए होता है, एक मंच चाहिए होते हैं। तो कहाँ कहाँ आपको ऐसा मौका मिला जहाँ पर लगा कि लोगों के ऐसे लोगों के जो नामचीन लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनके सामने जब गाने का मौका मिलता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ऐसे मौके कब कब आए लाइफ में? सबसे पहले तो मैं 4 साल की थी, एक प्रोग्राम हुआ था सतना में ही, वहाँ पे शहनाज अख्तर जी आई थी। तो उसी कंपटीशन में मैंने सेकंड प्राइज़ लिया था। काफ़ी मतलब छोटी उम्र थी। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स किए यहीं, मतलब इलाहाबाद में किया था और अभी कुछ महीनों पहले लखनऊ में। जी। और छतरपुर में आने के बाद फिर क्या, किस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा? छतरपुर में सीखा पहले, उसके बाद अभी ऑनलाइन सीख रही हूँ, क्योंकि मेरे को और मतलब सीखना है हाई लेवल का क्लासिकल, और इसलिए अभी ऑनलाइन सीखती हूँ। तो आपका जो बेस है, मतलब तमाम तरह की गायकी होती है, क्लासिकल गायकी है और आपकी जो मेलोडियस फिल्मी और इस तरह के सॉन्ग हैं, कौन सा ज़्यादा करीब है दिल के और किसको पसंद करती हैं? ऐसे सुनने में तो गज़ल्स काफ़ी रिलैक्सिंग रहती है और गाने में भी काफ़ी मज़ा आता है, और गज़ल सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो गज़ल आपकी तो फेवरेट है, लेकिन आपको लगता है कि आज के दौर में गज़ल सुनने वाले उतने ही संख्या में हैं जितने कि एक समय पहले हुआ करते थे? जी, पहले ज़्यादा थे, अभी कम है। मतलब जो
अभी नई जनरेशन है और मतलब उनको इतना ज़्यादा नहीं मतलब जमता है गज़ल्स वगैरह, उनको पॉप चाहिए, हाँ। बॉलीवुड सॉन्ग्स ये। जैसे कई बार ऐसे मौके आए होंगे कि आपको कई मंचों पर बुलाया गया, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ लोगों की फरमाइश क्या होती है, क्या चाहते हैं सुनना? जी भजन कब मतलब थोड़ा सूफीज टाइप, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हटके, और सेमी क्लासिकल गाने वगैरह, ये लोग की फरमाइशें रहती हैं। तो गाने में अब बात की जाए कि सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करती हैं अब? जैसे उस दौरान तो किशोर कुमार जी के गाने सुनते हुए लगा, आज की डेट में आपको सबसे ज़्यादा कौन लुभाता है, या एक शुरुआत होती है कि हम उनको कॉपी करके सीखते हैं, इसके बाद फिर हम अपनी आगे एक अपना स्टाइल बनाते हैं, तो आज की क्या पोजीशन है? लता जी सब। लता जी। जी तो हम बातचीत करते करते कुछ ना कुछ गुनगुनाते भी चलेंगे। अगर इसके साथ गुनगुनाएंगे तो वो कहीं चक्कर फंस सकता है, इसलिए ऐसे ही कुछ जो जी। सबसे खजाना 2024 यहाँ पर जैसा कि हम लोगों को जो जानकारी है कि पद्मश्री पंकज उधास जूरी अवार्ड से आपको वहाँ पर सम्मानित किया गया, तो एक बड़ा मंच था। कौन कौन से लोग वहाँ, किन सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर गाने का मौका मिला? जी, जैसा भी मैंने बताया था, हरिहरन साहब थे और रेखा भारद्वाज मैम थी, पिनाज मिशानी मैम थी, और पॉपन सर थे, पॉपन सर, मोमो के धागे। सारे लोगों से मुलाकात हुई? जी, सबसे मुलाकात हुई। तो जब इतने सारे लोग मंच पर होते हैं या सामने होते हैं जो बड़े नाम हैं, तो उनके सामने गाने में कैसा लगता है? मतलब एक गर्व लगता है या एक झिझक लगती है, या किस तरीके का महसूस होता है अंदर? प्राउड फील भी होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है कि वो लोग मतलब गॉड है एक टाइप से म्यूजिक के, और उनके सामने गाना काफ़ी बड़ी बात है। देखेंगे, बारीकी ढूंढेंगे, जी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सुर यहाँ वहाँ तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं गज़लों की। गज़लों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हारमोनियम पर हम बात कर सकते हैं। गज़लों में कौन है सबसे फेवरेट? गुलाम अली साहब। अच्छा। जी। और इसके अलावा नए, अगर जैसे और आगे अगर बात करें, इसके अलावा और कौन कौन, किसको आप पसंद करते हैं? जगजीत सिंह साहब, मेहंदी हसन साहब, ये जो पुराने लोग हैं सारे, वो सब मेरे फेवरेट हैं। चलिए, तो हम कौन सी गज़ल की कुछ लाइन सुन सकते हैं यहाँ पर? जी, आप बताइए। चुपके चुपके मैं हवा हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। चुपके चुपके। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, अपनी आवाज की अपनी आवाज
अपने तेवर तो संभालो कि कोई न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो गहराई यहाँ पर है वो गुलाम अली साहब सुन रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कि बहुत सही जगह पर चीज़ें हो रही हैं। इसकी अगर ख़जाने की बात करें तो यहाँ पर कौन सी प्रस्तुति दी थी आपने? चुपके चुपके अच्छा, रातें। यही दी थी। जी। अच्छा, इसके पहले जो मुझे ध्यान है कि 2 साल पहले शायद खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में भी वहाँ पर मौका मिला आपको मंच जी, पर। कैसे वहाँ पर मौका मिला और वहाँ पर क्या प्रस्तुति थी आपकी? जी, मैंने वहाँ पर एक मेडले पेश किया था सूफी सॉन्ग्स का। जी, लाइक मेरे रश के कमर हो गया हाँ। और अखियाँ उड़ीक दियाँ, सूफी हाँ, सॉन्ग्स पूरा सारे। सूफी। तो लगभग कितनी देर की प्रस्तुति थी यहाँ? गिफ्ट में हाँ, जी 8 मिनट की लगभग, 8 7-8 मिनट। अच्छा, इसके बाद फिर ये जैसे कि सभी लोगों की चाह होती है, दूरदर्शन, आकाशवाणी, रेडियो वगैरह, कभी यहाँ पर मौका मिला है ट्राई? जी आकाशवाणी में किया था लेकिन बहुत टाइम पहले किया था। और बहुत छोटे में। जी, बहुत छोटे में। फिर इसके बाद से जब से ट्राई नहीं किया? नहीं, फिर उसके बाद तो नहीं वहाँ किया। तमाम तरह के इस तरह की वो चीज़ें निकलती हैं, ख़ासतौर पे क्लासिकल जी। सिंगिंग के पर्पज़ से या सुगम संगीत वालों के। चलिए, तो अभी जैसे ये जो चीज़ें चल रही है, आपने बताया कि ऑनलाइन सीखने का लगातार अभी क्लासेस लगातार चल रही हैं। जी। अब आगे क्या लक्ष्य बनाकर क्या रखा है? बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग का उद्देश्य है या और बड़े मंचों पर किस तरीके से क्या चीज़ें प्लानिंग चल रही हैं दिमाग में? जी, वर्सेटाइल सिंगर बनना है, मतलब हर प्रकार की गायकी कर पाऊँ, क्लासिकल भी, भजन, गज़ल, हर प्रकार की। और अभी के लिए तो एक मोटिव है कि किसी रियलिटी शो में हाँ। का हिस्सा बनना है। तो रियलिटी शो में इसके पहले जैसे बहुत सारे टीवी चैनल्स पर जी। आते हैं, ट्राई कभी किया है इसके जी, पहले? अभी लास्ट टाइम किया था सुपरस्टार सिंगर सीज़न 3 में। तो उसमें लास्ट 80 में हुआ था मेरा, 30 में नहीं हुआ था। अच्छा। जी। चलिए, तो तैयारी लगातार खैर वहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ें, बहुत से फैक्टर काम करते हैं और मंच का फैक्टर ये भी होता है कि उस दौरान आप किस मना स्थिति में हैं, किस तरीके से आप वहाँ पहुँच रहे हैं और क्या टास्क मिलता है। और एट ए टाइम प्रेजेंट करने की परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं। कई बार बड़े से बड़े एक्टर और बड़े से बड़े कलाकार हैं, वो मंच पर कभी इस तरह की चीज़ें नहीं दे पाते हैं। तो खैर मौके और तमाम आएंगे। वर्सेटाइल एक्टर बनने का जो सिंगर बनने की जो बात है, तो उसमें और तमाम तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे अभी बेस आपका जो है वो जैसा देखा कि क्लासिकल बेस है, गज़ल गायकी है या बहुत से ऐसे सॉफ्ट सॉन्ग्स हैं। जी। कभी इस तरह के रैप, पॉप या इस तरह हाथ आजमाया गया है? नहीं, वो मेरे को जमता नहीं, मतलब थोड़ा सा सुर में नहीं रहता है तो उतना जमता नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए कि बात आती है कि प्लेबैक सिंगिंग की, उसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हैं कि आपको हर तरीके से उठा पटक के शब्द बोलना करना है, तो इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, अगर कोई ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए, तो चलते चलते हम एक गीत और गुजारिश करेंगे, गज़ल या जो भी दिल के करीब हो उसको जी। हम दर्शकों के सामने पेश करें और उसके बाद फिर इसको यहीं वाइंड अप करते जी। हैं। हम यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं, जो लक्ष्य आपने रखे हैं कि एक वर्सेटाइल सिंगर बनने का, उसमें आप कामयाब हों। आगे बढ़ने के जो भी रास्ते हैं, जो भी मंच आपको मिलते जा रहे हैं या आगे आने वाले समय में मिलेंगे, उन सभी में आप सफलता के झंडे गाड़ें। न सिर्फ छतरपुर का नाम रोशन करें बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का, अपने पेरेंट्स का और फिर इंडिया में भी अपना नाम रोशन करें। ये हम अपनी तरफ से दुआएं करते हैं, आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और दर्शकों से भी ये कहते हैं कि जहां भी अंशिका खुद अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, तो उस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप इनकी गायकी का आनंद ले सकते हैं। लगातार वो अपने गीत वहाँ पर गुनगुनाती रहती हैं, तो उसके माध्यम से आप लगातार जुड़ सकते हैं और गायकी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जहाँ भी आप चाहें कि आपको अगर गायकी सुननी है तो आप ज़रूर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने यहाँ पर बुला सकते हैं और गायकी का आनंद ले सकते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक।